रहीम। तो लास्ट क्लास में जो आपको क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, या पिछली वीडियो में आपको जो क्वेश्चन मिला था सॉल्व करने के लिए, वो एग्ज़ाम्पल नंबर 4 थी और एग्ज़ाम्पल नंबर 4 को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एनालाइज करना सीखना है। देखें, आपको रिक्वायरमेंट क्या थी इसकी, आपको एसोसिएट बनानी थी 2018 की। 2018 आपका करंट ईयर है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते वक्त के दिमाग में क्या आता है? सेल्स। सबसे पहला आइटम सेल्स है। तो इंसान जो है वो सेल्स के बारे में सोचना शुरू कर देता है। लेकिन पेपर में सबसे बड़ा इशू ये है कि जनाब कि आपको रास्ता नहीं तलाश मिल रहा होता जिस रास्ते से आपको क्या मिलनी है, सेल मिलनी है। मैंने कहा दो बातें हमेशा देखें। नंबर 1, क्या डेटर का ओपनिंग बैलेंस है? नो, डेटर का ओपनिंग बैलेंस नहीं है। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है? यस। अब ये ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है। इसका मतलब क्या है? आप डेटर अकाउंट से सेल्स फाइंड नहीं कर सकते। तो आपकी अप्रोच नंबर 1 तो क्या हो गई? फेल हो गई। इसका मतलब डेटर अकाउंट काम नहीं आएगा सेल्स निकालने के लिए। अब आ जाइए आप अप्रोच नंबर 2 पर। तो क्या क्वेश्चन में मार्कअप या मार्जिन दिया हुआ है? यस। अगर क्वेश्चन में मार्कअप या मार्जिन दिया हुआ है तो अपने दिमाग को ये सिग्नल दें कि अगर मार्कअप या मार्जिन से सेल्स निकलनी है तो मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको कहीं और से मिल जानी चाहिए। और कॉस्ट ऑफ सेल मिलने का आपके पास जो रास्ता है वो रास्ता ऑब्वियसली इन्वेंट्री का अकाउंट है। तो अब आप सोचें, क्या इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस है? यस, ओपनिंग है। क्या इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस है? यस, बिल्कुल क्लोजिंग भी है। 900 ओपनिंग है, 800 क्लोजिंग है। अब अगर आपको इन्वेंट्री की परचेजेस मिल जाती हैं तो इसका मतलब आपको कॉस्ट ऑफ सेल मिल गई। लेकिन पूरे क्वेश्चन में कहीं भी इन्वेंट्री की परचेजेस नहीं है। तो अब आप सोचें कि इन्वेंट्री का ताल्लुक इन्वेंट्री अकाउंट से भी है और क्रेडिटर अकाउंट से भी है। तो हो सकता है आपको इन्वेंट्री की परचेजेस कहाँ से मिल जाए? क्रेडिटर अकाउंट से। तो अब ज़रा क्रेडिटर अकाउंट को एनालाइज करना शुरू कर दीजिए। क्रेडिटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है? यस है। क्लोजिंग बैलेंस है? यस है। अगर क्रेडिटर अकाउंट की पेमेंट क्या हो जाए? मिल जाए, तो फिर डिफरेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आपके सामने इन्वेंट्री की परचेजेस बन जाएंगे। जरा देखते हैं, एनालाइज करते हैं सबसे पहले किसको? क्रेडिटर अकाउंट को। तो वर्किंग्स, ये मेन सॉल्यूशन है। फ्रंट पे हमेशा एग्जामिनेशन में सॉल्यूशन रखा जाएगा, बैक पे उसकी वर्किंग्स आएंगी। ये प्रेजेंटेशन देने का क्या है? वे है आपके सामने। तो क्रेडिटर का अकाउंट बनाना ओपन करेंगे। सबसे पहले क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है आपके पास? 800 ओपनिंग बैलेंस है। 900 जो है वो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है। अब सवाल क्या है, क्या मिसिंग है इस अकाउंट में? इस अकाउंट में वो इन्वेंट्री जिसके खरीदने की वजह से आपकी लायबिलिटी में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। वो बैलेंस पता नहीं है आपको। आपको क्या नहीं पता? पेमेंट टू सप्लायर नहीं पता। आपको क्या नहीं पता? डिस्काउंट नहीं पता। ठीक है जी। तो ना आपको ये मालूम है कि इन्वेंट्री कितने से इंक्रीज हो रही है, ना आपको ये मालूम है कि पेमेंट टू सप्लायर्स कितनी है, ना आपको ये मालूम है कि डिस्काउंट कितना है। अब आप देखें कि डेटा में आपको, अगर आपको ये दो चीज़ें मिल जाती हैं तो ऑटोमेटिकली आपको इन्वेंट्री की क्या मिल जाएगी? परचेज मिल जाएगी। मतलब कितने अमाउंट से इन्वेंट्री डेबिट हो रही है, कितने अमाउंट से क्रेडिटर अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो अब ज़रा क्या करें, क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए। डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर, डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर, डिसीविंग टर्म। सप्लायर ने अलाउ किया तो ये एक्सपेंस नहीं है, आपके सप्लायर ने आपको अलाउ किया, मतलब आपने रिसीव किया। ये आपके लिए क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो डिस्काउंट रिसीव की टर्म देखें किस तरह बयान की गई है आपको। तो इसका मतलब डिस्काउंट की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? 100 आ रही है। तो आपने यहाँ प्लेस कर दी। अब आफ्टर डिस्काउंट आपने अपने सप्लायर्स को कितनी पेमेंट की है वो आपने मालूम करनी है। और जितनी भी पेमेंट्स हुई हैं, पेमेंट्स टू सप्लायर्स वर मेड फ्रॉम बैंक, वो सारी पेमेंट बैंक के थ्रू हुई हैं। तो अब कहता है डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर ₹100,000, ओनली 75% ऑफ बैलेंस इज सेटल्ड बट एलिजिबल फॉर डिस्काउंट एट 5%। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्काउंट मिला है 5% का। तो हमने क्या किया? हमने डिस्काउंट रखा यहाँ पर 100। जब हम यहाँ डिस्काउंट का वैल्यू रखेंगे 100, तो उस 100 को जब हम यहाँ रखते हैं तो हमने कहा ये 100 जो है 5% है, ये 100 5% है उन सप्लायर्स के बैलेंसेस का जिन्होंने हमें डिस्काउंट दिया, जो हमने सेटल किए। तो अगर हम इसको डिवाइड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आपको वो बैलेंसेस मिल जाएंगे जिस बैलेंसेस के ऊपर ये डिस्काउंट अप्लाई हुआ है। और वो बैलेंसेस जो हैं वो टोटल सेटलमेंट के 75% के बराबर है। तो आप क्या करें?
इसको डिवाइड बाय 75 करें और मल्टीप्लाई बाय क्या करें 100 करें। तो जब आप क्या करेंगे इस पूरे को वर्कआउट कर लेंगे तो आपको अमाउंट सेटल मिल जाएगा, यानी कि आपने टोटल अमाउंट सेटल कितना किया है। ठीक है जी, तो अमाउंट सेटल किया है आपने 2667 जिस पर डिस्काउंट बना है, लेकिन इस पूरे अमाउंट पर डिस्काउंट नहीं बना। इसका 25% अलग कर दें, इसका 75% अलग कर दें, मतलब इस अमाउंट के 25% को अलग कर दें, उन पर कोई डिस्काउंट नहीं है। इस अमाउंट के 75% को अलग कर दें, उस पर 5% डिस्काउंट है, उसका 5% डिस्काउंट निकाल के उसमें से लेस कर दें, तो ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगी, पेमेंट टू सप्लायर मिल जाएगी। मतलब डिस्काउंट की वैल्यू दी हुई है, इसमें से क्या करते हैं आप उस वैल्यू को लेस कर दें। जैसे आप उसको लेस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2567। तो 2567 क्या है, यानी पेमेंट टू सप्लायर्स है। इसकी एंट्री बनाएं, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दें और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कर दें 2567 से। अब आप टोटल कर लें तो टोटल मिल जाएगा आपको कितना 3567, और उसमें से अगर आप 800 लेस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आपने इस साल यानी इस अकाउंटिंग पीरियड में आपने इन्वेंट्री कितने से परचेज किया, और वो बैलेंस कितना है 2767। तो इस तरह आपने ये मालूम कर लिया कि आपने इस साल कितनी इन्वेंट्री परचेज की और वो इन्वेंट्री परचेज करने की वजह से आपकी लायबिलिटीज कितने से इंक्रीज हुई। तो एंट्री अब कंप्लीट कर लीजिए। आ जाइए कहाँ पर, इन्वेंट्री के अकाउंट पर। इन्वेंट्री का बैलेंस BD देख लीजिए, इन्वेंट्री का बैलेंस BD कितना है 900। इन्वेंट्री कितने से परचेज की, जो कि हमने फाइंड की क्रेडिटर अकाउंट से, बताओ बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हुआ, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हुआ, कितने से 2,767,000 से। और अगर इतने से इन्वेंट्री पहले ही मौजूद थी, इतने से परचेज हुई है और इतने से इन्वेंट्री बची हुई है हमारे पास ईयर एंड पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डिफरेंस है वो क्या कर दिया हमने, इन्वेंट्री का सोल्ड कर दिया। तो डिफरेंस कितना सोल्ड कर दिया हमने 2867। तो 2867 क्या बन जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल, जिसको आपने बतौर बैलेंसिंग फिगर वर्कआउट कर लिया। अब कॉस्ट ऑफ सेल आ गई है, यूज मार्कअप, यूज मार्जिन, जो भी एग्जामिनर दे, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सेल्स निकाल लेता हूँ यहाँ पर, तो सेल्स निकालने के लिए अगर एग्जामिनर मुझे मार्कअप दे तो मार्कअप यूज कर लूंगा, मार्जिन दे तो मार्जिन यूज कर लूंगा। तो पहले मार्कअप का यूज, मार्कअप का यूज क्या है 2867 जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है। ये आपके लिए मार्कअप वाले केस में कॉस्ट जो है बेस वैल्यू 100% के बराबर, और आप कॉस्ट से कितना अबव सेल कर रहे हैं 50%। तो क्या करना है आपने, इसको मल्टीप्लाई बाय 150 करना है, डिवाइड बाय 100 करना है, मतलब इसको इन्फ्लेट कर दें 50% से। इसमें प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और आपको सेल्स वैल्यू मिल जाएगी, और सेल्स आएगी आपके पास कितनी 4,300,000। आप इसी सेल को फाइंड कर लें किससे, बाय यूजिंग व्हाट, मार्जिन। अगर आप मार्जिन से फाइंड करते हैं तो 2,867,000 ये कॉस्ट है, और मार्जिन वाले केस में सेल्स वैल्यू इज द बेस वैल्यू, 100% सेल्स को मानेंगे। सेल में से अगर आप मार्जिन का परसेंटेज क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 100 माइनस 33.33, तो जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको 66.6667। यानी आप बोल सकते हैं कि आपका जो कॉस्ट है वो 66 एंड 2/3 है, 66 एंड 2/3, 66.6667 सो, और लाना है उसको कहाँ पर आपने, बेस वैल्यू पर, जो कि 100 के बराबर, सेल्स के बराबर, तब भी आपका आंसर सेम आएगा 4,300,000। तो जैसे ही सेल मिल गई आपका क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो गया। आप सॉल्व करते हैं सेल्स, आपने कहा वर्किंग नंबर 3 देखिए, वर्किंग नंबर 3 के हिसाब से हमारे पास सेल्स कितनी है 4,300,000। वर्किंग नंबर 2 जो हमने की है उसके अंदर हमने कॉस्ट ऑफ सेल कितनी फाइंड की है 2,867,000। तो जैसे 4,300,000 में से 2,867,000 क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो आपको क्या मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया।
कितना ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया? 1,04,33 और इसमें क्या कर दिया आपने? ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? डिस्काउंट रिसीव कितने से? 100 से। जब इसमें ऐड कर दिया डिस्काउंट रिसीव 100 से, तो वो आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा 1,05,33। अब एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस को वर्कआउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंसेस को वर्कआउट करने के लिए आपको क्या कैश और बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा? देखिए, बात यह है कि अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें फिल वक्त जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के लिए हमें कैश और बैंक अकाउंट की बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमें कैश और बैंक अकाउंट बनाना है रिसिट फ्रॉम डेटर्स निकालने के लिए, और रिसिट फ्रॉम डेटर्स हम इसलिए निकालेंगे ताकि हम डेटर का ओपनिंग बैलेंस फाइंड कर सकें। इसका भी एक यूज़ है, आपके सामने आगे आ जाएगा। ठीक है जी, इसका भी एक यूज़ है, ये भी आपके सामने आ जाना है आगे चल के। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब क्या करें आप? सैलरीज। सैलरीज कितनी है? कैश फॉर्म में सैलरीज पे हुई है कितनी? 300,000। और बैंक से सैलरीज पे हुई है कितनी? 500,000। तो 300 प्लस 500 कितना हो जाएगा ये आपके लिए? 800। उसके बाद रेंट पेटी कैश एक्सपेंस पे हुए हैं 100,000, ये लिखते हैं आप एज इट इज। अच्छा जी, उसके बाद रेंट पे हुआ है कितना? 600,000, ये लिख दें आप। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 400,000। देन अब पेमेंट टू सप्लाई। तो अगर आप सम कर लें इसका, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है वो कितने हैं? 400,000। अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने हैं? 100,000। तो अगर आप एक्सपेंसेस का सम कर लेंगे तो एक्सपेंसेस का सम मिल जाएगा आपको कितना? 2 मिलियन। 800 प्लस 100 900 प्लस 600 1500 प्लस 400 1900 एंड 100 2 मिलियन। तो 2 मिलियन के एक्सपेंस जब आप माइनस करेंगे 1,533,000 के ग्रॉस प्रॉफिट से, तो आपको लॉस हो जाएगा कितना? लॉस हो जाएगा कितने से? 467,000 से। तो ये नेट लॉस आ गया इस केस में। ठीक है जी। अब उसके बाद अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जनाब कि हमने ये बैलेंस क्यों फाइंड नहीं किया? देखिए, अगर हम एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते, तो हम इसको भी वर्कआउट करते। इसका यूज़ था, वो यूज़ आपके सामने आगे आ जाना है ऑब्वियस। तो जब ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हम मतलब ये रिक्वायरमेंट हमने सॉल्व कर लिए बगैर मतलब इजाफी चीज़ों के, तो मेनली फोकस आपका एग्जामिनेशन में किस चीज़ पे होना चाहिए? रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो ये चीज़ आपको सीखने को कब मिलेगी? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होगा और आपको ये आइडिया होगा जनाब कि कौन सा अकाउंट आपके लिए रेलेवेंट है, कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। इस चीज़ से स्टूडेंट का क्या होता है? एग्जामिनेशन में टाइम सेव होता है और वो कम वक्त में रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं और वो गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ नहीं जाते जो उनसे रिक्वायर्ड नहीं की गई। तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।